बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। अपने 69वें जन्मदिन के मौके पर गुजरात पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का जल सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने को लेकर आयोजित नमामि नर्मदे महोत्सव में आज लेंगे हिस्सा। सेवा सप्ताह के रूप में बीजेपी मना रही है प्रधानमंत्री का जन्मदिन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दी शुभकामनाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम का 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा आज से। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के अलावा राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। 288 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को हो रहा है पूरा। हाउडी मोदी इवेंट को लेकर खासा उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मांगे सुझाव। कहा कुछ का अपने भाषण में करेंगे जिक्र। ह्यूस्टन में 22 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वां अधिवेशन आज से 24 से 30 सितंबर के बीच होगी आम बहस में 112 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 48 देशों के शासनाध्यक्ष और 30 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद। 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज होगा शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। 8 देशों के कलाकार ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली के अलावा लखनऊ और पुणे में भी होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 69वें जन्मदिन के मौके पर गुजरात के दौरे पर हैं। वो नर्मदा जिले के केवड़िया पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में सरदार सरोवर डैम का दौरा करने वाले हैं। वो नर्मदा नदी पर बने गुजरात के सरदार सरोवर बांध स्थल पर जाएंगे, जहां पानी पहली बार सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। डैम को पूरी तरह से सजाया गया है। इस बांध का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2017 को किया था। वो आज सरदार सरोवर बांध का जल सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के लिए आयोजित नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में हिस्सा लेंगे। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का जल स्तर पहली बार 138.68 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गया है। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड की तरफ से इस बारे में पुष्टि की गई है। बीते एक हफ्ते से बांध में 6 से 7 लाख क्यूसेक पानी पहुंच रहा है। बांध में अधिकतम जल स्तर होने के उपलक्ष्य में ही गुजरात सरकार ने नमामि देवी नर्मदे महोत्सव का आयोजन किया है। केवड़िया में बांध स्थल पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास चल रही विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। वो केवड़िया के पास गरुड़ेश्वर गांव में भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने भी जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। और इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 69वें जन्मदिन के मौके पर गुजरात दौरे पर हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नर्मदा जिले के केवड़िया प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही पलों में सरदार सरोवर डैम का अभी वो दौरा कर रहे हैं और नर्मदा नदी पर बने गुजरात के सरदार सरोवर बांध स्थल पर वो जाएंगे, जहां पहली बार सर्वोच्च स्तर पर पानी पहुंचा है और डैम का जो है वो पूरी तरह से सजाया गया है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2017 को किया था। और इस मौके पर सरदार सरोवर बांध को पूरी तरह से सजा दिया गया है और ये तिरंगे की रोशनी से सजा हुआ है। सरदार सरोवर बांध ये तस्वीरें सोमवार रात की हैं, जब सरदार सरोवर बांध तिरंगे की रोशनी से जगमगा रहा था।
वहीं इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ, आपको बता दें कई लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें बधाई दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध उनके यशस्वी सुदीर्घ जीवन की कामना की है। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों के लिए सदैव अनुकरणीय प्रेरणा स्रोत रहा है और उनके ओजस्वी नेतृत्व में नए भारत की नवाकांक्षाओं से प्रेरित रचनात्मक जन आंदोलनों को देश के नागरिकों ने सहर्ष अंगीकार किया है। उन्होंने कहा कि हर देशवासी राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ की सफलता के प्रति आशान्वित और प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति ने नए भारत के प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। अमित शाह ने लिखा कि दृढ़ इच्छा शक्ति, निर्णायक नेतृत्व और अथक परिश्रम के प्रतीक देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में उभरते नए भारत ने विश्व में एक मजबूत, सुरक्षित और विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्विटर पर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हुआ है और भारत को विकास के पथ पर उन्होंने आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक नया इंडिया बन रहा है जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से पहले गुजरात के गांधीनगर में एक पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दिखाया गया है। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री पद के उनके सफर को चित्रों के जरिए बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया। यही नहीं, पोस्टर प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के तौर पर उनके अहम फैसलों को भी दर्शाया गया। प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का उद्घाटन गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी ने किया, जिसे देखने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बीजेपी सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने एम्स में मरीजों को फल बांटकर और परिसर में सफाई कर 14 सितंबर को सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया था। सेवा सप्ताह के दौरान सामाजिक अभियानों को लेकर बीजेपी नेता देश भर में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सांसद, विधायक, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर लोगों के बीच स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण और प्लास्टिक पर रोक से जुड़े अभियान से जुड़ा संदेश भी पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका के ह्यूस्टन में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है। हाउडी मोदी नाम का यह कार्यक्रम 22 सितंबर को होगा। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मेरे भाषण के लिए अपने विचार साझा करें, मैं उनमें से कुछ का अपने भाषण में जिक्र करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से नमो ऐप पर एक स्पेशल फोरम के जरिए अपने विचार साझा करने की अपील की। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है। अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के गवर्नर फिलिप डी मर्फी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने न्यू जर्सी और भारत के बीच नजदीकी व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने और लोगों के बीच आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए न्यू जर्सी के गवर्नर की इच्छा का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत न्यू जर्सी के भारतीय राज्यों के साथ रचनात्मक सहयोग को समर्थन देगा। गवर्नर के तौर पर फिलिप डी मर्फी की ये पहली भारत यात्रा है और वो आगरा, मुंबई, हैदराबाद और अहमदाबाद भी जाएंगे। केंद्र सरकार ने देश के निर्यातकों को बड़ी राहत देते हुए एक नई योजना की शुरुआत की है। ये स्कीम निर्यातकों की क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाने को लेकर है, जिसका नाम निर्वीक रखा गया है, यानी निर्यात ऋण विकास योजना। इस योजना के तहत बहुत ही सरल तरीके से निर्यातकों को लोन मिल सकेगा। साथ ही 60% नुकसान पर क्रेडिट गारंटी को सुनिश्चित किया गया है। नई स्कीम में लोन का 90% पैसे को इंश्योरेंस के अंदर कवर किया गया है।
निर्भीक योजना के तहत जो भी 10 करोड़ तक इंश्योरेंस लेंगे उन्हें अब इंस्पेक्शन की औपचारिकता नहीं करनी होगी। पीयूष गोयल ने इस योजना का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब जून में देश का व्यापार घाटा 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पर ही देश भर में मेगा शॉपिंग फेस्टिवल की योजना तैयार की गई है। इसके तहत 4 शहरों में मेगा फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। पीयूष गोयल के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल को मंजूरी दे दी है। एक्सपोर्ट क्रेडिट एज ऑफ 31 मार्च 80 करोड़ से कम है, उनकी हम प्रीमियम जो आज के दिन 0.72% है उसको भी थोड़ा कम करेंगे, उनको एनकरेज करने के लिए कि स्कीम में आए। साथ ही साथ जो 80 करोड़ से बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जिनकी लिमिट्स 80 करोड़ से ज़्यादा है, उसको भी 2 कैटेगरी में स्प्लिट करेंगे, एक नॉन गोल्ड ज्वेलरी एंड डायमंड और एक बाकी सब। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जैश ए मोहम्मद के सदस्य सज्जाद अहमद खान के खिलाफ कल दिल्ली की अदालत में चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में दावा किया गया है कि देश भर में आतंकवादी हमलों की योजना बना रहा था और सज्जाद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के सरगना मुदस्सिर अहमद खान का करीबी सहयोगी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का गठन किया है और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह को इसका अध्यक्ष नामित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के 15 सदस्यीय समिति के लिए 5 सदस्यों को ऊपरी सदन से और 9 सदस्यों को निचले सदन से नामित किया। लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन में कहा कि अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्यपाल सिंह को इस संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा एक अन्य बुलेटिन में लोकसभा सचिवालय ने कहा कि अध्यक्ष ने महाराष्ट्र से सांसद उदयनराजे भोसले का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राजस्थान में मायावती को उन्हीं की पार्टी के विधायकों से गहरा झटका लगा है। बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये विधायक अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई वाली राज्य सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। बीएसपी के सभी 6 विधायकों ने कल देर रात कांग्रेस की सदस्यता ले ली। बीएसपी के सभी 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करके अशोक गहलोत ने राजस्थान में अपनी और पार्टी की स्थिति मजबूत कर ली है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अगुवाई में चुनाव आयोग का एक दल महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुंबई पहुंचेगा। वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों का दल मुंबई में चुनाव प्रक्रिया के प्रमुख पक्षकारों से मुलाकात करके चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगा। उनके साथ चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा शाम के वक्त मुंबई पहुंचेंगे। चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों और विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक करेगा। 288 वहीं महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज से पूरे राज्य का दौरा करने जा रहे हैं। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब एनसीपी के कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पवार अपनी यात्रा के पहले चरण में 10 जिलों सोलापुर, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, हिंगोली, परभणी, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर और सतारा में जाएंगे। शरद पवार आज सोलापुर और उस्मानाबाद में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सेठ और सुरेंद्र सिंह नागर राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। दोनों नेता समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए थे। इन दोनों नेताओं को सोमवार शाम उनके निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। संजय सेठ और सुरेंद्र नागर उत्तर प्रदेश से संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए गए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के पहले साल पूरा होने के अवसर पर 2 अक्टूबर तक पूरे देश में आयुष्मान भारत पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अब तक 44,06,461 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। साथ ही 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को ई कार्ड्स भी बांटे जा चुके हैं। इस योजना में अब तक 18,059 अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है। आयुष्मान भारत योजना को शुरू करने का मकसद देश के आम लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फायदा देना है।
इस योजना के तहत 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों की सेहत के लिए फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की गई है। इस योजना से लगभग 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जो देश की आबादी का 40% हिस्सा है। योजना के तहत द्वितीय और तृतीय देखरेख अस्पताल में भर्ती होने के लिए हर परिवार को 5 लाख रुपए सालाना तक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में 23 सितंबर 2018 को इस योजना का शुभारंभ किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते शनिवार को अधूरे पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। इस घोषणा के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते शनिवार को अधूरे पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। सरकार ने अफोर्डेबल मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इतना ही फंड निवेश के जरिए लगाया जाएगा। इस फंड से 60% तक पूरे होने के बाद रुके हुए प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट एनपीए और एनसीएलटी में नहीं होने चाहिए। वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। अभी जो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो अनाउंसमेंट किया है वो रियल एस्टेट के लिए एक बूस्टर का काम करेगा, और स्पेशली ये जो अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए अनाउंसमेंट है, जो 45 लाख तक के लोग जो जिस बजट में घर ढूंढ रहे हैं उनको ये टारगेट करेगा। और प्रधानमंत्री के जो विजन है हाउसिंग फॉर ऑल, उसको ये कहीं ना कहीं पूरा करने की दिशा में एक कदम है। सरकार के इस कदम से घर खरीदार भी राहत महसूस कर रहे हैं। वित्त मंत्री की इस घोषणा से दिल्ली एनसीआर में अपने सपनों का आशियाना तलाश रहे लगभग 3.5 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और अच्छा है, और अब लगता है कि हम लोगों को अपना घर मिल जाएगा। बहुत जल्दी से बहुत सारी चीज़ें अब लाइनअप हो रही हैं, तो बहुत अच्छा पैकेज है। एज ए प्राइवेट एम्प्लॉय पहले मैंने एक सपना देखा था कि मुझे ये लग रहा था कि मैंने जो अपना फ्लैट परचेज़ किया है कि वो मुझे नहीं मिल पाएगा, बट अब जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जल्दी मेरे घर लेने का सपना पूरा हो जाएगा। इन घोषणाओं के बाद एक तरफ बिल्डर्स और घर खरीदारों में आस जगी है, वहीं जानकारों का कहना है कि सरकार का ये कदम आम आदमी में विश्वास जगाने वाला है। इसके बहुत सारे फायदे हैं और ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी समय से काफ़ी स्लो डाउन में रहा है। तो उसको रिजुविनेट करने के लिए, खासकर जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिजुविनेट करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे ना कि बिल्डर्स को, रियल एस्टेट डेवलपर्स को फ़ायदा होगा, बल्कि इससे जो होम बायर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। इसमें एक्सपर्ट्स लोग काम करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा था कि एक्सटर्नल कमर्शियल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग में राहत दी जाएगी। अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए सरकार की तरफ से दिया गया बूस्टर एक तरफ रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी लाने वाला साबित होगा, तो दूसरी तरफ अपने घर का सपना संजोए बैठे 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला साबित होगा। कैमरामैन प्रशांत कर्माकर के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। सऊदी अरब गैस प्लांट में हमले के बाद से बन रहे हालात पर भारत की पैनी नजर है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया गया है कि फिलहाल भारत को तेल सप्लाई में कोई बाधा नहीं है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने भी भरोसा दिलाया है कि भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वां सत्र आज से शुरू हो रहा है। आम चर्चा 24 सितंबर से शुरू होगी और 30 सितंबर तक चलेगी। महासभा में वक्ताओं की सूची के मुताबिक करीब 112 राष्ट्राध्यक्ष, करीब 48 शासनाध्यक्ष और 30 से ज्यादा विदेश मंत्री महासभा को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महासभा को 24 सितंबर को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना सत्र को 27 सितंबर को संबोधित करेंगे। करीब एक हफ्ते के न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों का भी कार्यक्रम है। इजराइल में 6 महीने के भीतर दूसरी बार आज आम चुनाव के लिए लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मतदान ऐसे समय में हो रहा है जब अप्रैल में हुए चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गठबंधन सरकार बनाने में असफल रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू अगर इस बार फिर जीत हासिल कर लेते हैं तो वो 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे।
लिकुड पार्टी का नेतृत्व करने वाले नेतन्याहू के सामने पूर्व सैन्य प्रमुख बेनी गेंट्स हैं। राम भक्तों को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में शामिल होने का मौका मिलने जा रहा है। दिल्ली में आज से इसका शुभारंभ हो रहा है और इस बार आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में 8 देशों के कलाकार शामिल होंगे। दिल्ली के अलावा यह महोत्सव लखनऊ और पुणे में भी आयोजित किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में आज से 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में होने वाले इस आयोजन में थाईलैंड, त्रिनिदाद, टोबैगो, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश और फिजी के कलाकार भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस उत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस समय के रामायण महोत्सव में जैसे कि आप जानेंगे कि थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश और फिजी ऐसे 8 देशों के कला समूह सहभागी होंगे और रामायण के किसी न किसी अध्याय को नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी शैली में, अपने अंदाज में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। 17 से 19 सितंबर तक दिल्ली में आयोजन के बाद इस उत्सव को लखनऊ में 20 से 22 सितंबर तक और इसके बाद 21 सितंबर को पुणे में भी आयोजित किया जाएगा। पूरे उत्सव के दौरान देश विदेश के कलाकार रामायण महाकाव्य की सांस्कृतिक व्याख्याओं का प्रदर्शन करेंगे। 2015 से न केवल रामायण महोत्सव के माध्यम से मगर अन्य आयोजनों के माध्यम से हमारी सौम्य संपदा या सॉफ्ट पावर का ये जो कल्चरल डायमेंशन है, इसको भारत सरकार ने बहुत ताकत से, आग्रह से आगे रखा है। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत 2015 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में एक महाकाव्य के विभिन्न संस्करणों को देखने का मौका मिलता है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हर साल की तरह इस बार भी राज्यसभा सचिवालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया है। इसी के तहत राज्यसभा सचिवालय के कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्यसभा सचिवालय में हिंदी पखवाड़ा 14 से 28 सितंबर तक मनाया जा रहा है। हिंदी में निबंध लिखते ये कर्मचारी राज्यसभा सचिवालय के हैं। इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंदी पखवाड़े में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में राज्यसभा के अधिकारी और कर्मचारी हिंदी के प्रति अपने प्रेम और आस्था को दिखाते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राज्यसभा सचिवालय में हम अपने अधिकारियों कर्मचारियों को इस अपनी जो राजभाषा है उसके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि राजभाषा एक दिन अपना परम स्थान जो इसको मिलना चाहिए वो लेके ही रहेगी। हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें अलग अलग विषयों पर प्रतियोगिताएं, कवि सम्मेलन और संगोष्ठी का आयोजन शामिल है। पूरे पखवाड़े के दौरान देखा जाता है कि कार्यालय में हिंदी पत्राचार में कितना फीसदी इजाफा हुआ है। ये आयोजन जो हम करते हैं ये पूरे सचिवालय में राजभाषा हिंदी के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए, लोगों को हिंदी भाषा इस्तेमाल करने के प्रति प्रेरित करने के लिए हम इसका आयोजन करते हैं। राज्यसभा सचिवालय में हिंदी पर आधारित इन प्रतियोगिताओं का आयोजन 1992 से हो रहा है। इन प्रतियोगिताओं में हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी पृष्ठभूमि के अधिकारी और कर्मचारी हिस्सा लेते हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और खेल की दुनिया से अहम खबर, चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रही है। वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु टूर्नामेंट में जब भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी तो उनकी नजरें एक बार फिर खिताब जीतने पर होंगी। सिंधु अपने अभियान की शुरुआत चीन की ली शुरुरुई के खिलाफ करेंगी। साइना नेहवाल की पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान से भिड़ंत होगी। बी साई प्रणीत पहले दौर में थाईलैंड के सुपान्यू अवेहिंग से नोन से भिड़ेंगे। पारुपल्ली कश्यप को पहले दौर में फ्रांस के ब्राइस लिवर्डेज के खिलाफ उतरना है।
और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश भर में मौसम के हाल के साथ। और ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज़। नमस्कार।